दोस्तों नमस्कार, अभिवादन और आप सभी को इस आफ्टरनून में उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड आपका अच्छा गुज़र रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में वीकेंड बिल्कुल अच्छा नहीं गुज़र रहा है और कम से कम पश्तून या बलूच किस जो जो हैं पाकिस्तान में रहने वाले, उनके साथ तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ इस इलेक्शन की वजह से, जहाँ पर इलेक्शन में इतनी ज़बरदस्त धांधली हो रही है बलूचिस्तान में कि इसका कहना ही क्या। तो मगर मतलब मैं उसके बारे में अलग से वीडियो करूँगा इसके बाद में, जिसमें मैं आपको तमाम डिटेल दूँगा बलूचिस्तान में जिस किस्म से धांधली हो रही है। लेकिन फिलहाल एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, लगभग 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा पहले की बात है कि जो मेजर बहुत लीडिंग पश्तून नेता हैं मोहसिन डाबर, ये रहे मोहसिन डाबर साहब, निहायत ही शरीफ आदमी। मोहसिन डाबर साहब को इस समय ये इनका कसूर सिर्फ़ एक ही है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बहुत अच्छी तरह से जीत रहे थे। और जब उनके चुनाव में धांधली की बातें खबरें आनी शुरू हुई, तो उन्होंने उसको अपनी ट्वीट्स के ज़रिए पब्लिक नॉलेज में लाना शुरू कर दिया। मीरान शाह में आज वो एक रैली के लिए मीरान शाह में वो गए हुए थे अपने लोगों के साथ में, जहाँ पर ये गोलीबारी उन पर की गई है। मैं आपको उनकी गोलीबारी के भी शॉट्स दिखाऊँगा, जब ये गोलीबारी हुई है। और मोहसिन डावर साहब की जो हालत है इस वक़्त, वो भी बहुत ये तो मैं आपको नॉर्मल उनकी पिक्चर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं काइंडली अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर देखने में तकलीफ होती है जहाँ कोई इंजर्ड हो या खून हो, तो आप ये पिक्चर ना देखें। आप बेशक अवॉइड करें अपनी आँखों को इससे देखने से। लेकिन ये रहे मोहसिन डावर साहब। नहीं मैं मोहसिन डावर साहब ये यहाँ हैं। ये देखिए, ये रहे मोहसिन डावर साहब, इन्हें गोली से इंजर्ड किया गया है। और ये अली वज़ीर साहब का ट्वीट है जो मैं साथ में इनके दिखा रहा हूँ आपको। इसलिए क्योंकि उन्हीं ने इस खबर को ब्रेक किया था। लेकिन मैं आपको साथ ही और भी दिखा देता हूँ कुछ, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि दरअसल ये जो पाकिस्तानी फ़ौज है, एफसी के लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की है, एफसी के लोगों ने फायरिंग की है। ये रहा वो वीडियो जिसमें जब ये गन शॉट्स मारे गए हैं मोहसिन डावर साहब को। इनके साथ में 3 पुलिस वाले भी थे जो शहीद हो चुके हैं इस वक़्त। देखिए ये रहा वो शॉट। Mohsen, ho visto? Ardrimai! 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 जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये था वो गन शॉट जो मैंने आपको दिखाया, गन शॉट्स जो चल रहे थे। मुझे एक लम्हा दीजिए, मैं पिक्चर हटा दूँ। और साथ ही मैंने आपको उनका पिक्चर भी दिखाया कि वुंडेड हैं, वो इस समय घायल हैं, अस्पताल ले जाया जा चुका है। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल जो हालत है वो क्रिटिकल है, उनको इंजरीज़ आई हैं। जस्ट भगवान करे कि वो सब ठीक हो और वो बच जाएँ, बिकॉज़ पश्तून के लिए जो आवाज़ उठाने वाले थोड़े ही लोग हैं जो इस समय एस्टेब्लिशमेंट की आँखों में अखर रहे हैं। अली वज़ीर हुए, मोहसिन डाबर हुए, इस तरह जो लीडर हैं वो इनको बहुत परेशानी हो रही है। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि ये देखिए वो ट्वीट जो ये देखिए, ये इन मोहसिन डावर साहब का ट्वीट है जो अब से ये सवेरे की 8-10 फरवरी को सवेरे कोई 11:30 बजे का, देखिए आप देख सकते हैं नीचे को 11:30 बजे का ये ट्वीट है। तो ये एन-ए 40 में इनका इलेक्शन लड़ रहे हैं ये नेशनल असेंबली 40 में। और ये द स्टाफ ऑफ सम पोलिंग स्टेशंस इज़ नोवेयर टू बी सीन। मतलब पोलिंग स्टेशन का जो स्टाफ है वो कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एंड गॉड नोज़ व्हाट रिजल्ट दे विल कम आउट विद। तो कोई नहीं पता कि वो क्या रिजल्ट लेकर आ जाएँगे। दरअसल मैं आपको इस बारे में अभी और डिटेल से बताऊँगा कि दरअसल ये इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ हो क्या रहा है तमाम लोगों के, और किस तरह से रैगिंग की जा रही है। लेकिन फिलहाल दूसरे बता रहे हैं पीके 104, ये एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर रैगिंग कह रहे हैं कि सक्सेसफुली हो गई है। ये भी हुसैन आप बता रहे हैं कि इकबाल वज़ीर जो कैंडिडेट थे वहाँ पे, जो कि लैगिंग बिहाइंड थे, जो पीछे चल रहे थे सबसे, मैं यानी सबसे पीछे चल रहे थे, वो अचानक 24,000 से जीत गए। अब कौन अब जानते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के क्या मायने होते हैं। ये देखिए दूसरी ट्वीट उनकी, as of the latest results received so far in my constituency, that is NA 40 North Waziristan,
I am beating the polls, but there have been blatant attempts to rig the final results. वो कह रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन वहां बड़ी धांधली करने की कोशिश अब तक हो चुकी है फाइनल रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। 27 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर बीइंग हेल्ड होस्टेज एट शेवा किला। लीजिए, बता रहे हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, 27 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनको बंधक बना रखा है, और एफसी पर्सनल्स आर फोर्सिंग देम टू साइन ब्लैंक फॉर्म 45। तो ये जो एफसी के जो लोग हैं, एफसी के जो फ्रंटियर कॉर्प के जो लोग हैं, वो बेसिकली इन लोगों को बंदी बनाए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ब्लैंक 45 जो फॉर्म है उस पे आप साइन कर दें। अब ऐसा क्यों करवा रहे हैं? जाहिर है वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि उसमें जो रिजल्ट भरना है वो खुद भर लेंगे, उनसे वो सिर्फ सिग्नेचर लेना चाह रहे हैं खाली फॉर्म पर, ब्लैंक फॉर्म पर। ये देखिए तीसरा ट्वीट उनका, जिसके बाद में सब कुछ हो रहा है। तीसरा ट्वीट उनका आता है कि द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द स्टाफ एट द जीपीएस हाजी फतेह खान कोर्ट police station in my constituency NA40 North Waziristan have been stuffing ballot very openly and brazenly for PTI's औरंगजेब खान के फेवर में। वो कह रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में NA40 में वो कह रहे हैं कि जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग स्टेशन में जो स्टाफ है, वो सब भर रहे हैं उसमें औरंगजेब के फेवर में, यानी कि इनके अगेंस्ट में जो है उसके कैंडिडेट के फेवर में भरे जा रहे हैं बैलेट। सच ब्लैटेंट रिगिंग शुड बी मैटर ऑफ शेम फॉर ECP। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, उनको इसमें शर्म आनी चाहिए। बट शर्म, अब ये पाकिस्तान और शर्म दो अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग करके रखना चाहिए, इनको कभी मिलाना नहीं चाहिए मित्रों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली मेरे पास एक वीडियो और है जो इसमें रेगिंग को दिखाता है कि किस तरह से वो भर रहे हैं पोलिंग के जो ऑफिसर्स हैं। मुझे बस थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि मैं कोई गलत वीडियो न चला दूं, मगर फिर भी मैं ये नहीं जी नहीं, मैं वो वीडियो मैं देखकर आपके लिए जरूर चलाना चाहूंगा। मुझे वो वीडियो भी फिलहाल मिल नहीं रहा है जिसमें वो स्टफिंग की जा रही है। आई चेक इट आउट एंड प्ले इट आउट फॉर यू अगेन, बट अभी के लिए मुझे इसके लिए बताएं, मुझे इसके लिए छोड़े मुझे, और मैं आपको बातचीत को आगे ले चलता हूं। तो मोहसिन ढाबर साहब जो है वो इस ट्वीट के बाद में इस हमले की उसमें आए हैं। ये करीब अब से 1.5 घंटे पहले की बातचीत है, जिसमें उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है, उन पर गोलीबारी की गई है। उम्मीद ये कीजिए कि सब ठीक हो और वो बच जाएं दोस्तों। लेकिन इस बीच में चल क्या रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये चल रहा है कि सबसे पहली बात, जो कि मैं आपको डिटेल में तो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बलोचिस्तान में क्या हुआ है, या इवन इलेक्शन में एज सच क्या हो रहा है। ये बेसिकली एक है आपका जहां पर पोलिंग हो रही है, पोलिंग बूथ है। दूसरा एक है जो आरओ का ऑफिस है, रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस है। तो जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो इस किसी भी पोल जहां पे पोलिंग हो रही है वहां पे मौजूद हैं, वो लोग अपने यहाँ पर, अब इंटरनेट तो बंद है ना, अब इंटरनेट बंद था तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होने से रहे। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पोलिंग होती है, पोलिंग के रिजल्ट्स को ये यहाँ कंपाइल करके और फिर वो लेकर जाते हैं आरओ के ऑफिस में। आरओ के ऑफिस में फिर वो जो 1.5 घंटा लगा के वो अपने रिजल्ट्स को 2 घंटे लगा के अनाउंस करते हैं। लेकिन वो 1.5-2 घंटे छोड़िए, अब तो रिजल्ट्स मतलब उन्होंने घंटों में जाके अनाउंस किए। आई एम रियली सॉरी। तो ये सब चल रहा है वहां पर, और ये जो गैप आ रहा है वो दरअसल सिर्फ इसलिए आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 8 तारीख की रात को, जब आधी रात के आसपास, लगभग आधी रात तो नहीं, करीब 8-8:30 बजे के आसपास, जो इनकी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था EMS, यानी कि ये सब्सटीट्यूट है RTS का, जो पिछली बार 2018 में लगी थी और खराब हुई थी, उसके जगह पर ये EMS बनाया गया है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैठ गया मतलब खराब हो गया, या यूं कहिए बंद हो गया, जो भी था। पहले ये बताया जा रहा था कि ये बिना इंटरनेट के चलता रहेगा, लेकिन बाद में फिर उसी ECP ने, जिसने कहा था कि ये बिना इंटरनेट के चलता रहेगा, अब उन्होंने कहा कि साहब ये इंटरनेट की वजह से हो रहा है कि वो खराब हो गया है। चलिए, खराब हो गया, लेकिन वो 1-1.5 घंटे का डिले नहीं हुआ, वो 12 घंटे से ज्यादा डिले हो गए। यानी कि जो कैंडिडेट रात को जब EMS खराब हुआ तो वो पीछे चल रहा था, जैसे डावर साहब की उसमें आया कि सबसे पीछे जो कैंडिडेट चल रहा था, वो सवेरा होते होते पता लगा जीत गया। ये किसके साथ हुआ?
जी, ये नवाज शरीफ की पार्टी के साथ हुआ। यानी नवाज शरीफ की पार्टी को रातों रात जिताया गया। वो पीटीआई कैंडिडेट्स उन पर हावी थे, इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट्स उन पर हावी थे। अब ये एक अलग मुद्दा है कि ये जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसने इमरान खान को वोट क्यों दिया और सही था, गलत था, पाकिस्तान के लिए अच्छा था या बुरा था, ये सारे मुद्दे अलग। लेकिन वोट उनके फेवर में गया। डेमोक्रेटिकली देखा जाए तो ये उनका राइट बनता था कि भाई वो उनको रूल करने का राइट मिले, बट नहीं, वो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ और चूंकि इनको अपनी मर्जी का रिजल्ट चाहिए था तो वो सारे का सारा मसला पलट दिया गया। जब पलट दिया गया तो रिजल्ट क्या निकला कि अब इस समय पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में पीएमएलएन सामने आ चुका है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीएमएलएन। अगर उसके बाद में आप ये देखिए कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो है, एक्चुअली देखा जाए तो सिंगल लार्जेस्ट तो इंडिपेंडेंट्स है। ये भी बड़ा रेयर होता है। सिंगल लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट्स है। पार्टी के रूप में अगर आप देखेंगे, पार्टी के तौर पर पीएमएलएन आगे है। अब सवाल यह है कि होने क्या जा रहा है या क्या हो सकता है। एक्चुअली क्या होने जा रहा है वो तो फ्यूचर की बात है, मैं और आप क्या जाने। लेकिन जो होने की संभावनाएं हैं, हम उनकी पॉसिबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज पर बात कर लेते हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये हैं, देखिए, नवाज शरीफ और पीटीआई तो बैठने से रहे एक साथ, क्योंकि वो पीटीआई की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। हालांकि यूं देखा जाए तो पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी जैसी चीजें अब क्या बची हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो उनको लगातार जेल में डालते रहे हैं तो शायद वो साथ नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बात। दूसरी बात, फिर क्या बची? दो बची पार्टियां। अगर पीएमएलएन एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब वाली दूसरी, और तीसरी इमरान खान वाली। इमरान खान और पीटीआई के डायलॉग्स जारी हैं। अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन याद हो, जब नो कॉन्फिडेंस का वोट आया था तब भी इमरान ने जरदारी से बात करने की कोशिश की थी, आपको याद हो, मलिक रियाज के जरिए, बट वो नहीं बात बनी थी। लेकिन इनके बीच में डायलॉग के रास्ते खुले हुए हैं और इसलिए माना यह जाता है कि ये, और जरदारी ने बिलावल ने दोबारा बात कही भी है कि पीटीआई के साथ काम किया जा सकता है। तो दैट मीन्स यहां पर ये ऑप्शन खुलता है कि पीटीआई और पीपीपी ये एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने। अब सवाल ये उठता है क्या वो ऐसा करेंगे? अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये कि पीपीपी और पीएमएलएन मिलकर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर ले। अब इन सब के अपने अपने खतरे हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, नून लीग नून लीग 16 महीने जो पीडीएम वाली सरकार थी उसको चला चुकी है, जिसमें पीपल्स पार्टी साथ हुआ करती थी, कभी पीडीएम के सपोर्ट इनकी उनके साथ थी। और आप ये जानते हैं कि बिलावल भुट्टो उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन जब सरकार चली गई 16 महीने, और उन्होंने 16 महीने पूरे मजे ले लिए गवर्नमेंट के, पीपीपी ने। और आपको याद होगा उस जमाने के मेरे तमाम वीडियोस, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि ये निहायती कमीनापन है जरदारी का, और जरदारी साहब किसी के हुए नहीं, जरदारी साहब किसी के नहीं हो सकते। तो वो वही उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स फिर से खेली, बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, बेटे को सारी दुनिया घुमाई, अमेरिका में लॉबिंग करवाई, अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन जैसे ही 16 महीने बाद सत्ता से बाहर निकले, पावर से बाहर निकले, तो उसी नवाज शरीफ की पार्टी को, उसी शहबाज शरीफ की पार्टी को, उसी की सरकार को, जिसके खुद मिनिस्टर थे, गाली देनी शुरू कर दी। और तो और, इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने ये कहा कि मेरी गलती थी कि मैं उस सरकार में मिनिस्टर था। लीजिए, यानी आप अगर एक बार मिनिस्टर बनके कहीं से गलती मान सकते हैं, तो कल को कहीं और भी एक बार फिर से मिनिस्टर बनके आप गलती मान सकते हैं। सब मेरा गलत था, मेरी गलती थी और मुझे नहीं बनना चाहिए था, गलती हो गई, आगे चलो, मिट्टी पाओ। लेकिन दोस्तों, ऐसे होता नहीं। खैर, पीपीपी तो ये कर ही सकती है और वो विलिंग है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए, आप ये देखें, जरदारी साहब तुरंत आके लाहौर बैठ गए। वो बेसिकली लाहौर इस्लामाबाद के चक्कर में इसलिए है कि भाई जल्दी से जल्दी या इस्लामाबाद आके बैठ गए, ताकि अपनी ये सरकार की जो बनाने की जो अपनी तैयारी है, जो जोड़ तोड़ करना है, वो किया जा सके। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ दोस्तों ये हो रहा है कि एक और पॉसिबिलिटी जो बनती है वो है इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई और यानी इंडिपेंडेंट्स हैं सो कॉल्ड, और जरदारी, ये एक साथ मिल जाए। अब यहाँ क्या पंगा है भाई? इमरान खान की पार्टी का अपना एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड क्या है कि उन्होंने अपने सबों को भी नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है कि क्या पीपीपी इमरान खान की पार्टी वाला रिस्क लेना चाहेगी?
जहां पता है कि बिल्कुल वो क्रूड किस्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं और कभी भी उनका मौका लगा तो उल्टा देंगे वो, यानी तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पीपीपी पॉसिबली हेजिटेट करेगी इमरान खान के साथ जाने में, क्योंकि नोइंग इमरान खान का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी की तरफ आप गौर कीजिए, और वो ये है कि इस समय दरअसल पीपीपी और नवाज शरीफ की पार्टी में चल क्या रहा है। सरकार ये तो दोनों मानते हैं कि सरकार बननी चाहिए, ये भी मानते हैं कि सरकार मिलकर बननी चाहिए, लेकिन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ऐसे में हर एक आदमी, जहां तक प्राइम मिनिस्टर बनने वाली बात है, वो एक आदमी दूसरे को हमेशा ही कह रहा होगा पहले आप, पहले आप। क्यों? क्योंकि जिन हालात में, इकोनॉमिक हालात में पाकिस्तान है, वहां से निकलना इस वक्त नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, फॉरेन रिजर्व्स है नहीं अपने पास, 8 बिलियन के करीब, 808 बिलियन। अब तो अप्रैल सिर पर खड़ा हुआ है, अप्रैल में चाहिए 24 बिलियन, कोई रास्ता नहीं। फिर मैं आपको एक, ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में पिक्चर ये साफ है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने, 6 महीने पार करने भारी हो जाएंगे। मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर में आप ये मानिए गवर्नमेंट गिरे ही गिरे, कुछ नहीं बचा सकता। और कारण क्या है? कोई रास्ते नहीं। चाहे अच्छा, और जो भी गवर्नमेंट ऐसे में गिरेगी वो बिल्कुल गाली खा के गिरेगी, इतनी गाली खाएगी और उसका पॉलिटिकल कैपिटल इतना खर्च हो जाएगा कि उसको उठने में दोबारा फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। नवाज शरीफ की पार्टी ये पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी इन 16 महीनों में गंवा चुकी है, जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद में आकर और 16 महीने टिक गए थे वहां पर राज करने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि क्या जरदारी साहब ये गलती करेंगे और अपने बेटे को एक ऐसी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर जिसका गिरना तय हो? आई डाउट इट टू। तो हो क्या रहा होगा? हो ये रहा कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। ओके, अगर बात ये आई, अगर बात ये आई कि कल को इन दोनों को ही चूज करना पड़ा, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इंडिपेंडेंट्स में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, न मैं न तुम, और उनको सपोर्ट कर दिया जाए? लेकिन ऐसे में क्या 100 लोगों की जो सरकार होगी, यानी 100 इंडिपेंडेंट्स को मिला के अगर एक सरकार बनती है जिसको बाहर से सपोर्ट मिल रही हो बाकी 72 लोगों की या व्हाटएवर, क्या वो ड्यूरेबल होगी? क्या वो फैसले ले पाएगी जिस किस्म के मुश्किल फैसलों की जरूरत है? एक बात, एक्चुअली देखा जाए तो क्या वो किसी अनवरुल काकड़ जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर, इससे ज्यादा उस आदमी की औकात होगी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऐसे में? फिर ये भी कि क्या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वहां पर अनवरुल काकड़ी को सुनता है क्या? नहीं। कारण सबको मालूम है, अभी आया है, अभी जा रहा है, अभी गिर पड़ेगा। तो फिर ऐसे में जो नया प्राइम मिनिस्टर जो इक्वली वीक होगा, एक्चुअली अनवरुल काकड़ नंबर 2 होगा वो एक किस्म से, या यूं कहिए कि एक तो फिर ऐसे में उसका बनेगा क्या? और अगर नहीं कुछ बनता है, अगर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दोस्तों जरा सोचिए कि पाकिस्तान की मुश्किलों का क्या, पैसे का क्या बनेगा, और बिना उसके कैसा पाकिस्तान, कैसी गवर्नमेंट और कैसी फौज। हम्म? तो स्थितियां ये हैं कि अच्छा, इसके अलावा मेरा मतलब मैं और भी आपको गिना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इमरान खान की ही पार्टी को ले लीजिए, तो इमरान खान की अपनी पार्टी के जो इंडिपेंडेंट्स है वो रफली 70 के करीब है, 60 से 70 के करीब बनेंगे रफली। दो 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 ऐसे भी हैं 20-25 लोग जो खुद ही इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, इमरान खान की पार्टी से नहीं खड़े हुए थे, इमरान खान की पार्टी से उनको कोई लेना देना था ही नहीं। तो अगर आप ये 60-70 मान लेते हैं और ये मानते हैं कि वो कुछ लोगों को और जोड़ तोड़ करके ले आएंगे अपने साथ में सारी तो आप जरा ये अब कल्पना करें कि वो उनका जो रिजर्व सीट होती हैं वो कैसे मिलेंगे। रिजर्व सीट भी अच्छी खासी है, 60 रिजर्व सीट है। और रिजर्व सीट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजर्व सीट का फॉर्मूला ये होता है कि जितनी आपकी सीट्स होती हैं उसका 1/3 आप रिजर्व सीट्स में से ले सकते हैं, जो विमेन रिजर्व फॉर विमेन और किस्म की जो सीटें होती हैं। तो एक एक चंक उनको मिल सकता है, मगर उसके लिए क्या मिल सकता है इंडिपेंडेंट्स को? मगर वो कैसे मिलेगा? मिलेगा तब जब उनके साथ एक पार्टी हो, यानी कि किसी एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो जिसको वो दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट को कैसे दिया जाएगा? ऐसे में उनको जरूरत होगी एक पार्टी की।
अब वो पार्टी कौन सी पार्टी, रेंट पार्टी के नाम पर वो कौन सी पार्टी को रेंट पे लेंगे, किराए पे लेंगे, या कौन सी पार्टी के झंडे तले खड़े हो जाएंगे जाकर, ये देखना होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि उनको लगभग 30 के करीब, आप मानिए कि 20 से 30 के करीब उनको रिजर्व सीट्स का जो बेनिफिट है वो मिल जाए, यानी कि जो उनका अपना नंबर है उसमें 20 और ऐड हो जाए। तो ये सिलसिला है जो चल रहा है। तो वो एक ऑप्शन वो भी है जो इमरान खान की पार्टी जो है वो कहीं न कहीं देख रही होगी कि किसी के झंडे के नीचे हम खड़े हो जाएँ और फिर देखें कि आगे चल के क्या होता है, फिलहाल गाड़ी यहाँ से निकालें। मगर दोस्तों इस सब के बीच में जो बातें तय हैं, जो बातें बड़ी साफ हैं, और वो ये कि फ़ौज ने इमरान खान को छोड़ना नहीं। हुँ? और अगर नहीं छोड़ना है तो क्योंकि अब दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के लिए इतना कुछ कह दिया है, इतना कुछ कर दिया है कि वहाँ से बैक होने का मतलब ये है कि अपनी बची-खुची नाक खोना। और वो कम से कम फ़ौज जो है, जो कि नाक के लिए ही लड़ती है, माना जाता है कि नाक के लिए लड़ती है कम से कम पाकिस्तानी फ़ौज, कौन जाने। लेकिन ठीक है, तो ये एक देखने का मुद्दा होगा कि क्या वो इस तरह का स्टेप ले पाएँगे। और इसके अलावा ये कि कोई भी जो सरकार बनेगी, वो रहेगी तो कमज़ोर ही, रहेगी खिचड़ी सरकार ही। अगर कोई मजबूत सरकार बननी होगी, तो क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन जो पाकिस्तान के एक मारूफ कमेंटेटर मुज़म्मिल शरावर्दी साहब दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि शायद प्रोविंशियल इलेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिंध में बड़ी साफ मेजॉरिटी है, सिंध में जो पीपीपी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। पंजाब में पीएमएलएन अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। और बचा केपी, केपी में पीटीआई अपनी बड़ी बड़ी सफाई से बिना बिना किसी परेशानी के अपनी गवर्नमेंट बना रही है। बचा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में माना जा रहा है कि जेयूआईएफ और पीएमएलएन मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। उनको दो चार इधर-उधर की जरूरत और पड़ेगी इंडिपेंडेंस की, वो ले सकते हैं। बड़ा नंबर नहीं है जिनको चाहिए। यानी कि ये सरकारें प्रोविंशियल तो वहीं बन, बचा सेंटर। सेंटर के लिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब का ये कहना है कि ऐसे में शायद दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेबल हो और इतनी पाबंद हो कि चल पाए, लंबे टाइम तक चल पाए, 5 साल गुजार पाए अपने, उसके लिए ज़रूरी है कि नया इलेक्शन कराया जाए, इस उम्मीद के साथ में कि बरतरी आ जाए किसी एक को। और जिसको भी आए, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट करे। अब मुश्किल क्या हो रही है? बढ़ोतरी तो अभी मिल जाती। लगता ऐसा है कि बहुत पॉसिबल है कि इमरान खान जो है बढ़ोतरी के आस-पास होते, या उनकी पार्टी के जो इंडिपेंडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ मुश्किल ये आ रही है कि आखिरकार उसका बनेगा क्या? मतलब ये कि अगर मान लीजिए फिर से इलेक्शन होता है और नवाज़ शरीफ इसकी इमरान की ही पार्टी को बहुमत मिल जाता है, मेजॉरिटी मिल जाती है, तो विल एस्टेब्लिशमेंट नॉट इंटरफेयर जस्ट लाइक दे हैव डन दिस टाइम? ये ना भूला जाए कि इस बीच में अमेरिकन कांग्रेस ने जो इसकी इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन कर दिया है, ईयू ने उस पे क्वेश्चन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे क्वेश्चन कर दिया है। बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इलेक्शन को आउटराइटली रिजेक्ट किया है। इस बीच में मैंने आपको बताया पीपीपी क्या चाहती है, पीएमएलएन क्या देख रही होगी, पीटीआई क्या देख रही होगी। इन सब के बीच में एक शख्स और भी है जो कुछ चाहता है, और वो कौन है? वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसको हमारे सुमित भाई क्या कहते हैं, मिस्त्री मुनीर। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ नेशन फॉर द सेक ऑफ नेशन तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को मिल बैठकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए। उनका इशारा किस तरफ है कि भाई तीनों पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की जो इंडिपेंडेंट्स है, बेसिकली इंडिपेंडेंस के लिए कहना है, इंडिपेंडेंस नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर सरकार चलाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर है नया इलेक्शन कराने का मतलब है कई अरब का फिर से खर्चा। एक दूसरी बात, ये जो मिली-जुली सरकार है, इस पर आर्मी का जो कंट्रोल है वो कंप्लीट रहेगा। कहीं भी 4 को लात मारी तो पता लगा सरकार गिर गई, तो सरकार वही करेगी। अब अच्छा, दूसरी बात एक और, इसमें एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। जो इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर वो किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं, तो किस कॉस्ट पे होंगे? ज़ाहिर है कि उनको कुछ ना कुछ माल चाहिए होगा। माल से माने कम से कम मिनिस्ट्रीज़ चाहिए होंगी। यानी कि मोर द इंडिपेंडेंस यू हैव, मोर मिनिस्ट्रीज़ यू विल हैव टू गिव देम। दैट मीन्स कि इतनी बेसिकली अगर आपको खर्चे कम करने हो तो आपको क्या करना होता है? आपको मिनिस्ट्रीज़ कम करनी होती हैं, ताकि आपके खर्चे कम हों एंड ऑल दैट। बट वो इस केस में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इस तरह की सरकार बनेगी तो उसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ल्योर करने के लिए आपको
वो जो लोन मिनिस्ट्रीज उनको देनी पड़ेगी। और द मोर द मैरियर होता है, मोर द मैरियर उन मिनिस्टर्स के लिए कि जितना ज़्यादा नंबर होगा मिनिस्ट्रीज का, उतनी ज़्यादा उनकी ऐश होगी, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी और उतनी ज़्यादा करप्शन होगी या करप्शन के मौके होंगे। लेट्स पुट इट दिस वे। बची बात, अब देखिए ना एसआईएफसी भी क्यों है। एसआईएफसी जैसी चीज़ जो बनाई गई है, जिसको आर्मी चला रही है, अभी तो वहाँ ढेला तो आया नहीं इतने सालों में, सॉरी इतने महीनों में। अगर एसआईएफसी में अब तो कुछ नहीं आया तो वो चाहते क्या है, चाहते हैं कि जो भी सिविल गवर्नमेंट आए वो कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आए। अब जरा सोचिए कि वो इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो किन किन हालात में आएगी, कैसे आएगी, ऐसे आपने क्या रिफॉर्म कर दिए हैं जिनके चलते वहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। और देखिए आर्मी चीफ भी जब अपनी हद से बाहर जाकर, यानी कि उनका डोमेन तो नहीं है ना कि वो ये बताए कि सरकार कैसे बननी चाहिए, लेकिन आर्मी चीफ बाहर निकल के अपने क्रीज से और फुल टॉस बना रहे हैं ओवर पिच बॉल को और छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अब ये छक्का लगेगा या बाउंड्री पे कैच होंगे तो कौन जाने। पाकिस्तान में कोई जो जनरल है वो बाउंड्री पे कैच नहीं होता, तो हमेशा सेफ रहता है, क्योंकि अगर वो कैच कर लिया जाए तो नो बॉल हो जाती है। तो ये इस समय पर गेम चल रहा है। आसिम मुनीर ने अपनी इच्छा बता दी है, अपनी विश बता दी है कि वो क्या चाहते हैं। पीपीपी और पीएमएलएन का अपना डर है, अपने फायदे हैं, अपने डर हैं। एंड द सेम अप्लाइज टू द इंडिपेंडेंट्स दैट आर फ्रॉम इमरान खान सपोर्टेड पार्टी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दरअसल ये गवर्नमेंट कब फॉर्मुलेट होती है तो उसकी क्या शेप होती है, और दरअसल कोई भी शेप हो, कोई हो, वो कोई इसकी फॉर्म हो, और कितना ही डिले हो, कितना भी सोच के बनाई जाए, दरअसल रास्ते कोई है नहीं। सिंपल मेजोरिटी अगर नवाज शरीफ के पास होती, उन्होंने बात कही थी कि होगी तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं अपोजिशन में बैठूंगा। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद में उन्होंने अब इनवाइट किया है तमाम पार्टीज को कि आओ मिलकर सरकार चलाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसी सरकार को लीड कौन करेगा, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। एंड दैट्स वेयर द ट्रिक लाइज दोस्तों, दैट्स वेयर द ट्रिक लाइज। खैर, ये अब तक के अपडेट थे। अगला वीडियो मैं करने जा रहा हूँ बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहाँ जो हुआ है वो हार्ट ब्रेकिंग है। मगर डिटेल्स का इंतजार कीजिए, मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी देने जा रहा हूँ, आज शाम को ही। तब तक के लिए आपसे विदा लूंगा, अभी के लिए धन्यवाद। एंड काइंडली कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड यू नो subscribe to the channel, and share the videos. Thank you very much, and see you very soon in the next video on Balochistan.